नमस्कार दोस्तों, डर की दस्तक चैनल में आपका स्वागत है। हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी रोमांचक कहानियां जो आपको रोमांच, उत्साह और मनोरंजन से भर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाग बाजार की तंग गलियों में, जहां पुराने जमाने की हवेलियां और छोटे मोटे घर एक दूसरे से सटकर खड़े थे, गोवर्धन का छोटा सा घर हर शाम एक अनोखी महफिल का गवाह बनता। गोवर्धन कोई रईस नहीं था, बस एक साधारण गृहस्थ जिसका दिल बड़ा और हौसला और भी विशाल। दिन में वह अपनी छोटी सी फैक्ट्री की देखभाल करता और जैसे ही सूरज ढलता उसका घर गपशप और हंसी मजाक की दुनिया बन जाता। दुबला पतला सदा हंसमुख गोवर्धन अपने गांव परिवार को पीछे छोड़ एक दोस्त के घर के बैठक खाने में किराए पर रहता था। यही छोटा सा कमरा उसकी दुनिया का केंद्र था, जहां हर तरह के लोग, गवैये, वकील, व्यापारी, डॉक्टर और न जाने कौन कौन जुटकर दुनिया जहान की बातें छेड़ते। घर बड़ा रास्ता से सटा हुआ था, जहां दिन रात चहल पहल रहती। सूरज डूबते ही गोवर्धन धूप गंगा जल से कमरे को पवित्र करता, मानो कोई पवित्र अनुष्ठान हो। फिर धीरे धीरे लोग जुटने लगते। कमरे के एक कोने में चूल्हे पर चाय का पानी खदकता रहता, कभी मेहमानों की जेब से तो कभी गोवर्धन की मेहरबानी से चाय, मूढ़ी, बेगुनी और फुलुरी का इंतजाम हो जाता। इनके साथ शुरू होती थी अनगिनत कहानियां, कभी राजनीति, कभी कला, तो कभी जिंदगी के छोटे बड़े किस्से। चाय का खर्चा कभी कभी गोवर्धन के लिए भारी पड़ता, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। 4-5 लोग उसके टूटे फूटे तख्त पर बैठकर गप्पे मारें, उनकी हंसी और बहसें कमरे को गुलजार करें। यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। अगर किसी शाम भीड़ कम होती तो वह रास्ते पर किसी परिचित को देखते ही उसे खींच लाता, चाय पिलाता और थोड़ी देर की गपशप में अपनी दुनिया को रंगीन कर लेता। आषाढ़ की एक ऐसी ही सांझ थी। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और टिप टिप बारिश हवा में एक रहस्यमय सनसनाहट घोल रही थी। छुट्टी का दिन था और गोवर्धन का कमरा उस शाम भी अपनी रौनक बरकरार रखने को बेताब था। कुंडू जी अपनी गोल मटोल तोंद और गंभीर मुद्रा के साथ तकिए के सहारे बैठे गीता की गहरी बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वह शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से बात कर रहे हों। गोवर्धन चूल्हे के पास चाय की केतली संभाल रहा था। उसका चेहरा हल्की मुस्कान से चमक रहा था। तभी दरवाजे पर छाते की टकटक हुई और बुजुर्ग संतोष बाबू अपने भारी गंभीर चेहरे और पुराने जमाने के कपड़ों में कमरे में दाखिल हुए। संतोष बाबू का आना किसी तूफान की आहट जैसा था। उनकी मौजूदगी में महफिल का रंग बदल जाता। उनके पास कहानियों का ऐसा खजाना था जो सुनने वालों को हैरत और हंसी के बीच झूलने पर मजबूर कर देता। उनकी बातें इतनी अजीब और अतिशयोक्तिपूर्ण होती कि यकीन करना मुश्किल था, पर सुनने का मजा ऐसा कि कोई टाल नहीं सकता।
नए लोग तो उनके गंभीर चेहरे, भारी आवाज और उम्र के रुतबे के सामने बिल्कुल भौंचक्के हो जाते। उनकी कहानियां सच थीं या गप्प, यह समझना मुश्किल था, पर हर कोई उन्हें सुनने को बेताब रहता। संतोष बाबू इस महफिल के एक अनमोल रत्न थे। कभी कभी संतोष बाबू ऐसी कहानियां सुना जाते जो सुनते ही समझ आता कि यह उनकी अपनी रची हुई गप्पबाजी है। कुछ दिन पहले जब असम में नगा विद्रोह की खबरें हवा में तैर रही थीं, संतोष बाबू एक शाम गंभीर चेहरा लिए महफिल में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई बड़ा राज लेकर आए हों। गोवर्धन ने बोला, क्या बात है संतोष बाबू, आज इतने गंभीर क्यों? कोई नई खबर? संतोष बाबू कुर्सी पर धम्म से बैठे और गहरी सांस लेकर बोले, अरे गंभीर क्या, हालत बहुत नाजुक है। लगता है नगा लोग अब कोलकाता तक आ धमके। कुंडू जी, जो अब तक तकिए के सहारे आराम से गीता की चर्चा में डूबे थे, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्या आपको टेलीग्राम से कोई खास खबर मिली? टेलीग्राम की क्या जरूरत, ये तो मिलिट्री डिपार्टमेंट की पक्की खबर है कुंडू जी। सरकार की नींद उड़ गई है। कुंडू जी ये सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी, मानो वह संतोष बाबू की बात को एकदम बेतुका मान रहे हों। संतोष बाबू चिढ़ गए और बोले, हंसिए हंसिए आप व्यापारी लोग, आपको हर बात पर शक, लेकिन जब नगा लोग आएंगे और आपकी ये गोल मटोल तोंद को निशाना बनाएंगे तब चीखते रह जाएंगे। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। कुंडू जी ने मजाक में जवाब दिया, अच्छा आप तो हैं ना, मिलिट्री बुलाकर मेरी रक्षा कर दीजिएगा, आपके भरोसे ही हूं संतोष बाबू। बाकी लोग हंस पड़े। संतोष बाबू गुस्से में सिर्फ अच्छा कहकर उठ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़ गए। गोवर्धन चाय का प्याला लिए उनके पीछे भागा और बोला, अरे संतोष बाबू, चाय तो पी लीजिए। लेकिन संतोष बाबू ने दूर से हाथ हिलाकर मना कर दिया और बारिश में गायब हो गए। पूरे 15 दिन वह महफिल में नहीं आए। शायद नगा के न आने से उनकी नाक कट गई थी। लेकिन महफिल का नशा ऐसा था कि संतोष बाबू ज्यादा दिन दूर नहीं रह सके। आषाढ़ की एक और बरसाती सांझ, जब आसमान काले बादलों से घिरा था और बारिश की बूंदें जमीन को चूम रही थीं, संतोष बाबू फिर हाजिर थे। उनका चेहरा अब भी गंभीर था, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी। कुंडू जी ने उनका जोरदार स्वागत किया और बोले, आइए संतोष बाबू, कोई नई खबर या फिर नगा लोग अब भी कोलकाता की सैर कर रहे हैं? संतोष बाबू ने नगा का जिक्र टालते हुए बात बदल दी। उनकी आंखें फट पड़ीं और वह बोले, कुंडू जी, मेरे पड़ोस में एक ऐसा वाकया हुआ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक भाभी साड़ी घूंटे में लिपटी अचानक बावली हो गई। उसने अपने ससुर, देवर और पति तीनों को एक एक घूंसा जड़कर ढेर कर दिया। पूरा मोहल्ला हक्का बक्का। कहाँ से आई उसमें ये राक्षसी ताकत? मेरे घर के लड़के वहाँ गए थे। कहते हैं कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह हिंदी में चीख रही थी, आओ कौन मुझसे भिड़ेगा, एकदम जान ले लूंगी। लोग डरकर भाग खड़े हुए। अब 7 जवान मिलकर उसे रस्सी से बांधे हुए हैं, पर उसकी चीख से मोहल्ले के कानों के पर्दे फटने को हैं। गोवर्धन, जो अब तक चाय बनाते हुए चुपचाप सुन रहा था, हक्का बक्का बोला, क्या कह रहे हैं संतोष बाबू, ये तो किसी दहशतनाक सपने जैसा है। संतोष बाबू ने बताया कि पुलिस और डॉक्टर आए, पर कोई उस औरत को काबू नहीं कर पा रहा था।
कुछ ने कहा कि वह पागल हो गई होगी क्योंकि पागलों में असाधारण ताकत आ जाती है, लेकिन संतोष बाबू ने इसे सिरे से खारिज किया। संतोष बाबू ने बोला, पागल? अरे अगर पागल होती तो घर वाले उसे संभाल नहीं लेते। ये भूत का साया है कुंडू जी। उनके घर के पास एक पुराना खंडहर है जहां पहले कुश्ती का अखाड़ा था। उस भाभी ने अनजाने में दोपहर को वहां कचरा फेंका। बस फिर ये सब शुरू। कोई पहलवान का भूत उस पर सवार हो गया। अरे अगर दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो 7 खानदान मिलकर भी नहीं संभाल सकते। भूत हो या ना हो, ये औरत तो राक्षसी बन गई। संतोष बाबू ने तपाक से जवाब दिया। नहीं, पागलपन नहीं, भूत ने पकड़ा है। ये मेरे पड़ोस की सच्ची घटना है। यकीन ना हो तो चलिए देख लीजिए। वह औरत ऐसी आंखें तरेर रही है, एक एक घूंसे में सबको धराशायी कर दे रही है। कुंडू जी ने अचानक उनका साथ दिया और बोले, संतोष बाबू, इस बार की बात को झुठलाना मुश्किल है। अगर भूत का साया हो तो सबसे कमजोर इंसान भी पहाड़ हिला दे। कुछ लोगों ने इसे हिस्टेरिया बताया, पर संतोष बाबू ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया। गोवर्धन ने कहा कि उसने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं जो भूतों से जुड़ी थीं। जब पूछा गया कि क्या उसने खुद भूत देखा है, तो उसने जवाब दिया, नहीं देखा तो नहीं, पर भरोसेमंद लोगों ने बताया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। कुंडू जी ने भी अपनी एक भूतहा कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने रात के सन्नाटे में एक अजीब साए को देखने का दावा किया। बारिश की सांझ में भूतों की बातें ऐसी चली कि रुकने का नाम ही न लिया। हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ रहा था और कमरा हंसी, बहस और एक अजीब से रहस्य के मिश्रण से गूंज रहा था। तभी दरवाजे पर एक नई आहट हुई। दीनेश बाबू, एक पुराने दोस्त, एक सज्जन के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह सज्जन कोट पैंट में थे, लंबे चौड़े, शांत और सौम्य। उनकी मौजूदगी ने कमरे का माहौल बदल दिया। दीनेश बाबू ने बताया कि वह डॉक्टर मुखर्जी हैं, दक्षिण कोलकाता के मशहूर चिकित्सक। वह किसी काम से इधर आए थे और दीनेश बाबू उन्हें इस अनोखी महफिल का हिस्सा बनाना चाहते थे। सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गोवर्धन ने जल्दी से एक कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाया और चाय का प्याला थमाया। भूतों की बातें अचानक थम गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि नए मेहमान के सामने ये चर्चा जारी रखनी चाहिए या नहीं। दीनेश बाबू ने सिगरेट सुलगाकर माहौल को हल्का किया और कहा कि महफिल चुप क्यों हो गई। उन्होंने भूतों की चर्चा को शानदार बताया और उसे फिर से शुरू करने को कहा। कुछ ने इसे बेकार की बातें कहा और पॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषय पर बात करने की सलाह दी। दीनेश बाबू ने पूछा कि क्या कोई भूतों पर यकीन नहीं करता। जवाब में कुछ ने साफ मना किया। दीनेश बाबू ने डॉक्टर मुखर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी कहानी सुनकर सब सन्न रह जाएंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने बात टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भूतों पर यकीन न करना ही बेहतर है, लेकिन दीनेश बाबू ने जोर दिया और कहा कि वह इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुखर्जी ने सोचते हुए कहा कि वह भूतों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। विज्ञान इसे आंखों का धोखा मानता है, लेकिन उनके निजी अनुभव में कुछ ऐसा हुआ जो रहस्यमय था। शायद वह गलत हो, पर यह एक अनसुलझी पहेली थी। सबकी उत्सुकता चरम पर थी। कुंडू जी, संतोष बाबू और गोवर्धन ने उनसे कहानी सुनाने की जिद शुरू कर दी। आखिरकार
डॉक्टर मुखर्जी को झुकना पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, मैं भूतों पर कभी यकीन नहीं करता था, आज भी पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जो इतनी अलौकिक थी कि उसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं है। संतोष बाबू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी घटना थी? डॉक्टर मुखर्जी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, संतोष बाबू, उस घटना ने मेरे जीवन के कई कीमती साल छीन लिए। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो क्या था, सच या कोई भयानक वहम। कुंडू जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे अब सस्पेंस न बढ़ाइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ था? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात थी जो आपको आज तक परेशान किए हुए है? डॉक्टर मुखर्जी ने एक पल रुककर कमरे में नजर दौड़ाई। बाहर बारिश तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा हो। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो समय को थाम लेने वाली थी। हर कोई उनकी कहानी का अगला हिस्सा सुनने को बेताब था। डॉक्टर मुखर्जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। 15-20 साल पहले की बात है। मैं तब मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ था। जल्दी ही मैंने भवानीपुर में अपनी डिस्पेंसरी शुरू की और डॉक्टर के तौर पर अच्छी शोहरत कमा ली। मेरे पास हर तरह के मरीज आने लगे, कोई बुखार लेकर, कोई चोट लेकर, तो कोई गंभीर बीमारी लिए। सुबह शाम दूर दूर से बुलावे आते। कई बार समय की कमी की वजह से मुझे मना करना पड़ता। लोग नाराज होते, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो आप दिन रात मरीजों के पीछे भागते रहते थे? कभी आराम का वक्त मिलता था? हाँ, वक्त कम ही मिलता था। मेरा घर और डिस्पेंसरी भवानीपुर में एक ही जगह थी। दोपहर को मरीज देखने के बाद मैं रात 8 बजे तक घर लौट आता। फिर 1 घंटे तक डिस्पेंसरी में मरीज देखता और 9 साढ़े 9 बजे ऊपर अपने कमरे में चला जाता। यही मेरा रोज का रूटीन था। इमरजेंसी में कभी कभी देर हो जाती या रात को निकलना पड़ता, पर ऐसा बहुत कम होता। फिर उस रात क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ कुंडू जी, वो रात कुछ और ही थी। आषाढ़ की सांझ थी, बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। आसमान सारा दिन बादलों से ढका रहा और हल्की हल्की बारिश ने माहौल को नम और उदास बना दिया था। डिस्पेंसरी में उस दिन मरीज कम थे। 8:30 बजे तक सारा काम खत्म हो गया। मैंने अपने कंपाउंडर को जल्दी छुट्टी दे दी। अखबार पढ़ रहा था ताकि थोड़ा समय कटे और फिर ऊपर जाकर आराम करूं। तभी बाहर से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब, जरा हमारे घर चलिए। मेरी एक रिश्तेदार मरने की हालत में है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, प्लीज चलिए। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी कहानी शुरू की। वह शख्स बाहर अंधेरे में खड़ा था, जहां रोशनी कम थी। डॉक्टर मुखर्जी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि माजरा क्या है। उसने बताया कि उसका एक पैर लंगड़ा है, ज्यादा चलने में तकलीफ होती है। वह मजबूरी में उनके पास आया है। संतोष बाबू ने आंखें फाड़कर पूछा, डॉक्टर साहब, उसकी आवाज कैसी थी? कुछ अजीब नहीं लगी आपको? हाँ संतोष बाबू, उसकी आवाज में कुछ ठंडक थी, जैसे कोई बिना भाव के बोल रहा हो। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर मैंने सोचा शायद कोई सचमुच परेशान है। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। वह शख्स बाहर ही खड़ा रहा। गाड़ी आते ही वह ड्राइवर के बगल में बैठ गया।
डॉक्टर मुखर्जी ने नौकर को डिस्पेंसरी बंद करने को कहा और पीछे की सीट पर बैठ गए। गाड़ी चली तो उन्होंने पूछा कि जाना कहां है। उस शख्स ने जवाब दिया, बालीगंज सर्कुलर रोड। गाड़ी उसी तरफ बढ़ चली। रास्ते में डॉक्टर मुखर्जी ने उसका चेहरा देखा और चौंक पड़े। बालीगंज सर्कुलर रोड, उस जमाने में तो वो इलाका जंगल जैसा था, है ना? डॉक्टर मुखर्जी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल गोवर्धन। उस वक्त वहाँ सड़कें सुनसान थीं, गड्ढों और जंगलों से भरी। दूर दूर बंगले और स्ट्रीट लाइट्स इतनी कम कि गाड़ी की हेडलाइट्स के बिना रास्ता दिखना मुश्किल था। रास्ते में मैंने उस शख्स का चेहरा देखा और चौंक पड़ा। क्या भयानक चेहरा था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। चेहरा ऐसा जैसे किसी कब्र से उठकर आया हो। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा चेहरा देखकर तो मैं गाड़ी से कूद पड़ता। आपने हिम्मत कैसे रखी? मन में ख्याल तो आया कि गाड़ी वापस करवाऊं। क्या इस बदसूरत शख्स के कहने पर जाना ठीक है? लेकिन फिर एक अजीब सी उत्सुकता ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा, देखें आखिर माजरा क्या है। वाह डॉक्टर साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रात के अंधेरे में किसी अनजान शख्स के साथ ऐसी जगह जाना, ये तो सच्ची बहादुरी है। संतोष बाबू, हम डॉक्टर लोग हैं। किसी की जान खतरे में सुनकर दिल बेचैन हो जाता है। अगर समय पर पहुंच जाएं तो शायद एक जान बच जाए, यही सोच सबसे ज्यादा रहती है। मैंने मेडिकल कॉलेज में देर रात लाशों के साथ काम किया है। रात के अंधेरे में मरणासन्न मरीज देखे, मृत्यु को करीब से देखा, फिर भी कभी डर नहीं लगा। लेकिन उस रात जैसा बुलावा पहले कभी नहीं आया था, खासकर इतनी अनजान जगह से और इतने भयानक चेहरे वाले शख्स के साथ। गोवर्धन ने आंखें फाड़कर बोला, ऊपर से उस भयानक चेहरे के साथ जाना, सोचकर ही रूह कांप रही है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि उनकी मन की ताकत ने उन्हें डर पर काबू पाने की हिम्मत दी। वह चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे, पर उनका मन बार बार उस शख्स के चेहरे पर अटक रहा था। उस जमाने में बालीगंज सर्कुलर रोड वीरान था। ज्यादातर जगहों पर गड्ढे, जंगल और दलदल। दूर दूर बड़े बड़े बंगले, वो भी रास्ते से हटकर, चारों तरफ खाली जमीन के बीच। स्ट्रीट लाइट्स इतनी कम थीं कि गाड़ी की हेडलाइट्स के बिना रास्ता दिखना मुश्किल था। सुनसान अंधेरी सड़कों से गुजरते हुए गाड़ी एक बगीचे के सामने रुकी। वह शख्स बिना कुछ बोले उतर गया। डॉक्टर मुखर्जी उसके पीछे चले। उन्होंने कहा कि वहां कोई रोशनी नहीं है। उसने बस एक अस्फुरित हूं में जवाब दिया, जैसे उसकी आवाज में कोई जान ही ना हो। डॉक्टर मुखर्जी का मन अब डगमगाने लगा था। सोचने लगे, रात में इस अनजान शख्स के साथ आना शायद गलती थी। क्या पता इसका इरादा क्या है? गुंडा हो, डाकू हो। अगर एक दो लोग हमला करें तो शायद वह संभाल लें, लेकिन इस अनजान जगह पर रात के अंधेरे में अगर ज्यादा लोग हों तो? उन्होंने जेब टटोली। एक छोटा सा चाकू और एक टॉर्च मिला। जल्दी से टॉर्च जलाई, लेकिन बदकिस्मती, उसकी बैटरी लगभग खत्म थी। हल्की सी मध्यम रोशनी में वह उस शख्स का पीछा करते रहे। बगीचे के आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी। चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई रोशनी नहीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो बारिश की नमी से
कहीं ज्यादा भारी थी। डॉक्टर मुखर्जी के रोंगटे खड़े होने लगे। फिर भी उन्होंने सोचा, देखें ये सब क्या तमाशा है। वह उस शख्स के पीछे चले जो अब एक टूटी फूटी सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था। वह शख्स बिना कुछ बोले अंधेरे में तेजी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, मानो उसे अंधेरा दिखता ही ना हो। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च की मध्यम रोशनी में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थीं और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर वह एक लंबे सुनसान बरामदे में खड़े थे। बरामदे के बीच में एक बड़े हॉल का दरवाजा था। हॉल के आखिरी छोर पर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी इतनी कम थी कि वह अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। दिए के पास कोई चादर ओढ़े पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। डॉक्टर मुखर्जी ने सोचा, शायद यही मरीज है। लेकिन अगले ही पल उनके मन में एक भयानक ख्याल कौंधा। कहीं ये कोई खून खराबा तो नहीं? क्या उन्हें किसी साजिश में फंसाने के लिए यहां लाया गया है? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बारिश की रिमझिम आवाज के सिवा कोई साउंड नहीं था। वह शख्स जो उन्हें यहां लाया था, दूसरी मंजिल पर चढ़कर न जाने कहां गायब हो गया था। उनके माथे पर पसीना छलछला रहा था। हिम्मत जुटाकर उन्होंने पुकारा, ए, कहाँ गए? सुन रहे हैं? कोई जवाब नहीं। तभी उनकी टॉर्च की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। अंधेरा ऐसा कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उन्हें लगा कि वह कोई सपना देख रहे हैं। 20वीं सदी के कोलकाता में इस खंडहर बंगले में वह बिल्कुल अकेले असहाय खड़े हैं। उनका शरीर कांपने लगा जैसे चारों तरफ से कोई फुसफुसा रहा हो। कोई अदृश्य लोग चुपके चुपके बातें कर रहे हों। उन्होंने खुद को तसल्ली दी, ये सब दिमाग का वहम है। शायद वह किसी शरारती इंसान के चक्कर में फंस गए हैं। एक बार फिर उन्होंने पुकारा, ए, कहाँ गए? सुन रहे हैं? लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हॉल के अंदर से एक कमजोर, बिगड़ी सी आवाज आई, डॉक्टर साहब, इधर आइए, मुझे जरा देख लीजिए। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि उस इंसानी आवाज को सुनकर उनकी जान में जान आई। सारा डर पल में गायब हो गया। उन्हें लगा कि ये बीमार इंसान ही इस वक्त उनका सबसे बड़ा दोस्त है। वह तेजी से दिए की रोशनी की तरफ बढ़े। वह शख्स सिर से पांव तक चादर में लिपटा था, बिल्कुल स्थिर। पास में कोई कुर्सी या स्टूल नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी झुककर बैठे और पूछा, क्या हुआ आपको? बताइए। चादर के अंदर से एक अजीब, बिगड़ी सी आवाज आई, पता नहीं क्या हुआ, जरा मेरी नब्ज देखिए। और उसने चादर के किनारे से एक पतला सा हाथ बाहर निकाला। डॉक्टर मुखर्जी ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हाथ को छुआ, वह चौंक पड़े। दिए की मध्यम रोशनी में उन्होंने देखा, ये क्या? ये तो कंकाल का हाथ था। सिर्फ सफेद चमकती हड्डियां, बिना मांस के, उनकी तरफ उठी हुई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीख भी नहीं पाए। उसी पल वह बेहोश होकर वहीं ढेर हो गए। कहानी सुनकर
कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था, मानो उनकी सांसें थम गई हों। सबके मन में एक ही सवाल था, फिर क्या हुआ? डॉक्टर मुखर्जी ने गहरी सांस ली और आगे बताया। वह उस खंडहर हॉल में बेहोश पड़े थे। उनका ड्राइवर शिव शरण 1 घंटे तक उन्हें न लौटते देख बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब इस अंधेरे बगीचे में कहां चले गए? आखिरकार वह पास के एक बड़े बंगले में गया और सारी बात बताई। उस बंगले के लोगों ने कहा कि वह खंडहर सालों से ताला बंद है। वहां 2 खून हुए थे, इसीलिए कोई किराए पर भी नहीं लेता। उन्होंने कहा कि शिव शरण ने कुछ गलत देखा होगा। डॉक्टर साहब उस हानाबाड़ी में क्यों जाएंगे? शिव शरण ने हलफ उठाकर कहा कि वह उसी बंगले में गए हैं। उसने बताया कि उसकी गाड़ी उस बगीचे के गेट पर खड़ी है। लोग उसकी बात मानकर 10-12 नौकर दरबान और 3-4 बड़ी टॉर्च लेकर उस बंगले की ओर गए। वहां पहुंचकर वे हैरान रह गए। बंगले का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा खुला पड़ा था। वे सावधानी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गए। हॉल में घुसते ही उन्हें दिखा, खाली सुनसान कमरे में सिर्फ डॉक्टर मुखर्जी अकेले बेहोश पड़े थे। कोई फर्नीचर, कोई सामान, न कोई दिया, न कोई चादर ओढ़ा शख्स, बस वह बेसुध। सबने मिलकर उन्हें उठाया और घर ले आए। सुना है 3-4 दिन तक उन्हें होश नहीं आया। धीरे धीरे उनका होश लौटा, लेकिन वह बार बार बेहोश हो जाते। उनकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। बाहर से वह स्वस्थ दिखते, पर अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उन्हें खाए जा रही थी। वह किसी से कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते। कोलकाता के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें मेलांकोलिया, गहरा अवसाद ने जकड़ लिया है। उन्होंने सलाह दी कि अगर वह काम शुरू करें तो शायद ठीक हो जाएं। घर वालों ने उन्हें डिस्पेंसरी में बैठने की जिद की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। उनका भतीजा, जो तब नया नया डॉक्टर बना था, उनके साथ मरीज देखने लगा। उसने कहा कि वह दोनों मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी सुबह डिस्पेंसरी में बैठने लगे, लेकिन कोई दवा नहीं लिखते थे। एक दिन उनका भतीजा बाहर गया हुआ था। 2 मरीज सीने की तकलीफ लेकर आए। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी जांच की और एक मिक्सचर लिखकर कंपाउंडर को देने को कहा। फिर कुछ और मरीजों को देखा और उनके लिए भी दवाएं लिखी। थोड़ी देर बाद कंपाउंडर हननहाते हुए उनके पास आया और एक तरफ ले जाकर बोला, डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? आपने जो दवाएं लिखी हैं उनमें हर एक में जहर मिलाने को कहा है। ये तो जानलेवा है। डॉक्टर मुखर्जी और डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। कंपाउंडर ने कहा कि वह उनके भतीजे के आने तक कोई दवा नहीं देगा। मरीज उस दिन खाली हाथ लौट गए। उसके बाद किसी ने उन्हें डिस्पेंसरी में बैठने नहीं दिया। घर वालों ने फैसला किया कि उन्हें वियना भेजा जाए। उनका भतीजा उन्हें वहां एक मशहूर मनोचिकित्सक के पास ले गया और उनकी देखरेख में छोड़ आया। 3 साल तक वह उस डॉक्टर की निगरानी में रहे। आखिरी साल में वह उन्हें अपने साथ मरीज देखने ले जाते और प्रिस्क्रिप्शन लिखने को कहते। जब वह ठीक लिखते तो उनकी खूब तारीफ करते। आखिरकार उन्होंने उन्हें पूरी तरह ठीक करके छोड़ा। उनकी याददाश्त भी धीरे धीरे लौट आई। डॉक्टर मुखर्जी ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की।
लेकिन अब वह रात में आसानी से नहीं जाते, चाहे कोई परिचित ही क्यों ना बुलाए। अगर जाना पड़े तो वह अपने साथ लोग जरूर ले जाते हैं। कहानी खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था। क्या कहानी थी डॉक्टर साहब? सुनकर रूह कांप गई। ये तो सच्ची दहशत थी। संतोष बाबू ने बोला। ये अलौकिक घटना है, इसका कोई जवाब नहीं। मैंने तो कहा था भूत प्रेत की बातें बेकार नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया। अब रात में बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचूंगा। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या यह पूरी तरह भूतहा घटना थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि वह आज भी नहीं समझ पाए कि यह क्या था, लेकिन यह सच था और उनके घर वाले और ड्राइवर शिव शरण इसकी तस्दीक कर सकते हैं। यह भूतहा था या नहीं वह नहीं जानते, लेकिन अलौकिक जरूर था। दीनेश बाबू ने मजाक में कहा कि इस पर ज्यादा दिमाग न लगाएं, वरना सबको वियना जाना पड़ सकता है। उनकी बात पर सब हंस पड़े। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था, लेकिन कमरे में जो डर और रहस्य का माहौल बुन गया था वह देर तक हवा में तैरता रहा। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।